नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अवरी योगो करी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। ई साप्ताहिक प्रोग्राम में जैसे कि जाने जा कि हमने एक हर समय के एगो विषय पर चर्चा करिए जा और इस स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि हैजा स्टूडियो में आवेलन जा और हमने के जानकारी देवेलन जा। और ई समय के हमने एक विश्व आस्थमा दिवस के बारे में बात करब जा। आस्थमा जेकरा हमने हिंदी में दमे की बीमारी बोली जा। और ई बीमारी कैसे होवेला, काहे होवेला, केकरा जिससे प्रभावित करेला, कौन कौन इलाज बातें, इस सब के बारे में विस्तार से जानकारी दे खातिर आज हमनी के संगे हवन स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार जी। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। शुक्रिया। नमस्ते जी। जैसे हमने ई दिवस के बारे में बात करते हैं जा डॉक्टर जी, तो हमने के सबसे पहला बोलिया कि ई दिवस हर बरिस काहे मनावल जाला और ई कब मनावल जाला? ये जो आस्थमा दिवस है जो WHO के हिसाब साथ में एक एसोसिएशन है, जीना गाइडलाइंस बोलते हैं, जीना है जो ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट अस्थमा है। उसका पर्पस ये है कि लोगों को अस्थमा के बारे में जानकारी देना, उसके बारे में जो भी कंसर्न्ड इश्यूज़ हैं उनके बारे में अवेयरनेस करना पब्लिक में, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को। तो उसके लिए ये एक दिवस चूज़ किया गया था जिसके लिए, और ये हर साल मई के महीने में फर्स्ट जो ट्यूसडे मंगलवार के दिन इसको मनाते हैं। और हर साल में एक बार कोई थीम होता है उनका, जैसे कि एक टॉपिक लेते हैं जबकि उसके बारे में ज़्यादा चर्चा कर सकें उस साल के लिए लोगों को, और डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, उनको एक ऑब्जेक्टिव देने के लिए कि इस साल क्या कुछ कमियां हैं, उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। और इस साल का ऑब्जेक्टिव है क्लोजिंग गैप्स। क्लोजिंग गैप्स का मतलब है कि काफ़ी अभी भी ऑल्दो हमारे अस्थमा अगर देखा जाए तो काफ़ी क्रॉनिक डिजीज़ है, काफ़ी सालों से चल रहा है। और अगर देखा जाए तो काफ़ी एजुकेशन भी होती है थ्रू मीडिया से। हर साल हम भी प्रोग्राम करते हैं, MBC प्रोग्राम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और सारे वर्ल्ड में ऐसे प्रोग्राम चलते हैं। पर उसके बावजूद कई बातें अभी भी क्लियर नहीं हैं, लोगों को क्लियर नहीं हैं। कई इवन जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स में उनको भी कई चीज़ों का ज्ञान नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में फिर से बातें करना और उनको फिर से एम्फेसाइज करना, उन चीज़ों के लिए ये एक टॉपिक है, एक दिवस मनाया जाता है ताकि वो उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज हो सके उस बीमारी के बारे में। इस बारे में जैसे बोला कि क्लोजिंग गैप्स में बहुत सारे गैप्स हैं, जैसे डायग्नोस्टिक ही हैं। डायग्नोसिस अभी लगता है कि अस्थमा इतना कॉमन है कि इजीली डायग्नोज सकता है, लेकिन कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। डायग्नोसिस सही तरह ना हो तो उसका इलाज ठीक तरह से नहीं होगा। अगर वो सेम टाइम से कई सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, कई एथनिक ग्रुप्स हैं जिनको अभी भी इनकी अप्रोच नहीं है। लोगों को अभी दवाइयों के बारे में नहीं पता इसके अस्थमा के, कि कौन सी मेडिसिन जो है, इन्हेलर्स जो होते हैं किस तरह से लेने चाहिए, कौन से इन्हेलर्स रेगुलर लेने चाहिए, कौन से इन्हेलर्स रिलीवर हैं। तो यहाँ पे अभी काफ़ी एजुकेशन की ज़रूरत है इस बीमारी में। हर जो बीमारी क्रॉनिक बीमारी होती है उसमें एजुकेशन का बहुत सारा रोल होता है। बिल्कुल हाँ। एजुकेट करना चाहिए पब्लिक को। ऐसे ये जब अस्थमा है, वैसे भी ये अगर देखा जाए तो बच्चों में शुरू होता है जल्दी ज़्यादातर। तो इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत होता है, उनको एजुकेट करना चाहिए ताकि वो बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। तो इसका मेन पर्पस, अस्थमा दिवस का पर्पस ये है कि ये सब बातों में इसके बारे में ज़्यादा एम्फेसाइज हो, अवेयरनेस आए, ताकि ये जो बीमारी है उसका डायग्नोस ठीक हो और उसका ट्रीटमेंट भी ठीक हो। बिल्कुल हाँ। और हमने देखा थे जा कि जब पहला हला मनावल कर रहल 1993 में फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद 1998 से हर बरिस ई मनावल जाला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ई दिवस की घोषणा कर ले हवन। अभी के स्थिति में देखा थे जा कि लगभग 300 मिलियन आदमी विश्व भर में अस्थमा बीमारी से पीड़ित हवन जा। हाँ,
ये बात है कि जो इसका इंसिडेंस और जो प्रेवलेंस बोलते हैं डिजीज़ की, वो बढ़ रहा है। उसका रीज़न यही है कि ज़्यादा जानकारी होने से, ज़्यादा अवेलेबिलिटी होने से टेस्ट की, डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहे हैं। तो हर साल, और दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं कि अस्थमा इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है सर्टन कंट्रीज़ में, सर्टन सेटअप्स में। ओके, तो अर्बनाइजेशन जो है वो भी एक तरह का एक रोल है जिसमें अस्थमा प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप देखा जाए तो आपने सुना होगा कि कितने वर्ल्ड में कितने सारे सिटीज़ हैं जो बहुत पोल्यूटेड हैं। पोल्यूशन जो है एक तरह का एक नया एक ट्रिगरिंग फैक्टर्स है जो इसमें अस्थमा की बढ़ावत में रोल प्ले कर रहा है। तो ये हर डिज़ीज़ का ऐसे ही है, जैसे कि अगर देखा जाए 1998 के बाद अगर नंबर देखे जाएँ तो नंबर बढ़ रहे हैं। जब नंबर बढ़ रहे हैं तो इसका ये भी है कि हाँ, एक तरह से जानकारी बढ़ रही है, सबको ज़्यादा अवेलेबिलिटी है डायग्नोसिस करने के लिए। और उसका ये एडवांटेज है कि एक्चुअली वो जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं उनको डायग्नोसिस हो रहा है और उनका ट्रीटमेंट भी होगा। ये बात सही है कि इनको इसके प्रिवेंशन के भी कुछ तरीके हैं, उनको डिज़ीज़ को एटलीस्ट थोड़ा सा नीचे उसको लेवल करने के लिए। लेकिन फिर भी देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। वर्ल्ड वाइड में 300 मिलियन पॉपुलेशन पीड़ित है। अगर मॉरिशस में देखा जाए तो ये कोई 6 to 8% पॉपुलेशन अपनी मॉरिशस की वो इस बीमारी से पीड़ित है। ज़्यादातर बीमारी जो है वो बच्चों में शुरू होती है और अडल्ट्स में भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये इट स्टार्ट्स थोड़े अर्ली एज में शुरू हो जाता है। जैसे अब 6 ईयर्स से नीचे के बच्चों को उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये इस तरह का ये एक एडवांटेज भी है फॉर द पब्लिक इन जनरल कि लोग अस्थमा से पीड़ित हैं पर उनको ये ना हो पता कि वो अस्थमा है या नहीं है। क्योंकि अगर अस्थमा है और नहीं डायग्नोज हुआ है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप उसको ज़्यादा बीमार रहेंगे और फैटल भी हो सकता है। तो ये इसका एक रीज़न है कि अवेयरनेस जो है अस्थमा दिवस का वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर सिम्टम्स हैं तो उनको डायग्नोज करना चाहिए। और ये हमने देखी राजा कि ये आस्थमा जन बाती जिससे आप ही बोल कि छोटा उम्र से ही शुरू हो जाला, लेकिन हमने के शरीर के कौन अंग के जस्ती प्रभावित करेगा? अस्थमा जो है एक बहुत ही कॉमन रेस्पिरेटरी जो मतलब सांस की बीमारी है। और इसमें मेन जो ऑर्गन है वो अपना पुमो, फेफड़ा जिसको बोलते हैं, लंग्स, वो उसको इफ़ेक्ट करता है। और ये जो फेफड़े में जो लंग्स, पुमो में जो लंग्स में जो एक ट्यूब बोलते हैं जैसे भोंस, तो ये मेनली उसकी प्रॉब्लम है। उसमें एक तरह की इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है जिससे ये उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आती हैं। एक तरह का मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ कि एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है भोंस का। तो इस भोंस में अगर देखा जाए तो ये सारे उसके स्मूथ मसल्स होते हैं और ये जो एक तरह का ट्यूब है जहाँ से हम सांस लेते हैं और ये आगे जाके अपने जो लंग्स के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन लेके आते हैं और उसमें सारा चेंजेस होती हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की। पर ये जो मेन जो कोंजुई है भोंस, ये जो प्रॉब्लम अस्थमा है वो इस भोंस को इफ़ेक्ट करती है। उसके ट्रिगरिंग फैक्टर जैसे कोई एलर्जिक हो गया, नॉन एलर्जिक हो गया, उसकी वजह से ये जो स्मूथ मसल्स हैं उसकी एक तरह की स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, वो स्वेलिंग होने की वजह से और ये सारे जो ग्लैंड्स हैं ये काफ़ी म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो उससे ये जो डायमीटर है जो अपना एयरवेज का, ये कम हो जाता है। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन होती है, स्पाज़म होता है, स्पाज़म ड्यूरिंग सर्टन टाइम, दिन में या रात में, या कभी कोई एक्सपोजर हो गया इमीडिएटली किसी एलर्जन से। तो जो लोग रिएक्टिव होते हैं उन दोज एलर्जन्स को, तो उनमें ये जो एक स्पाज़म होता है, तो ये स्पाज़म होने की वजह से ये जो अपना डायमीटर जो होता है ना भोंस का, वो नैरो हो जाता है। तो वो सांस लेते तो ठीक हैं
लेकिन जब वो सांस बाहर निकालना होता है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है उनको। तो उनको लगता है कि चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, जकड़न हो रही है, और कफ होता है, उनको फ्लैम भी निकलता है उसमें से, कई बार ड्राई कफ भी होता है। तो ये मेनली जो अस्थमा प्रॉब्लम है वो बेहोश की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है बेहोश की, और उस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से जो सिम्टम्स होते हैं मेनली कफ होता है, वीजिंग होता है, और जो चेस्ट टाइटनेस होता है, और सांस फूलना, ये सिम्टम्स होते हैं जो आते हैं और कई बार ठीक सेटल हो जाते हैं अपने आप, फिर से आ जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन जो आपका ट्रिगर है। ये नहीं है कि हर रोज, हर दिन, हर मिनट्स या हर घंटे आपको रहता है, ये कुछ टाइम होता है एंड देन ये सेटल हो जाते हैं अपने आप। पर ये रिकरेंस होता है इनका। ये रिकरेंस जो है प्रॉब्लम है, वो जो एक तरह की हिस्ट्री है जो पेशेंट्स की, वो नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, और देखना चाहिए कि कौन से अदर रिस्क फैक्टर्स हैं उस पेशेंट के साथ रिलेटेड, फैमिली हिस्ट्री क्या है, अगर उनके पेरेंट्स अस्थमैटिक हैं या नहीं हैं, घर में कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे उनको ट्रिगर हो रहा है, फैक्टर्स हो रहे हैं। तो ये सारी बातें को नोट करके और हिस्ट्री के साथ नोट करके उसका एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर मान लीजिए ये इलाज नहीं करल जाए ऐसा स्थिति में, जिससे आप बतैला कि हमनी के लंग्स प्रभावित होवेला, अब कोई इलाज नहीं करलक, अस्पताल नहीं गल, तो ये जानलेवा हो सके। जानलेवा, यस, ये अस्थमा एक जानलेवा बीमारी है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो। अगर देखा जाए तो कुछ सालों पहले, 10 साल 12 साल पहले, और भी ज़्यादा उससे पहले, जब हमारे पास जब पीपल ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ये लोग नहीं यूज़ करते थे ट्रीटमेंट अच्छी तरह से, तो डेथ जो थी वो ज़्यादा थी। ओके, लेकिन पिछले 10-12 साल से 15 साल से जैसे जानकारी बहुत हो गई है, और दवाइयाँ भी बहुत अवेलेबल हैं सारे लेवल पे, स्पेशली जो प्रिवेंटिव मेडिकेशंस हैं जिससे बीमारी का इलाज हो सकता है एग्जैक्टली, तो उससे बहुत सारा चेंजेस आ गए हैं। तो देखा जाए तो डेथ्स अभी भी होती हैं, लेकिन कम हो गई हैं। बट अगर बीमारी को डायग्नोज ना किया जाए और उसका ट्रीटमेंट ना हो प्रॉपरली, तो ये एक जानलेवा बीमारी है। लोग आज भी अस्थमा से अपनी जान खो जाते हैं। अक्सर हमने देखी रह जा कि जे लोग के ई दमे की बीमारी बाते, वो लोग जैसे इनहेलर के इस्तेमाल करेलन जा, तो ई ज़रूरी है। यस, अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बोला आपको कि ये जो मेन प्रॉब्लम जो है वो बेहोश का है, तो इसमें एक तरह से एक मेथड है कि किस तरह से दवाइयों को डिलीवर किया जाए जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उस तरह से देखा जाए तो ये इनहेलर जो हैं उनका रोल यही है कि ये डायरेक्टली बेहोश के लेवल पे जाके उस जो स्मूथ मसल्स को, जो उनके मसल्स हैं उनको रिलैक्स करती हैं, और जो दूसरी जो प्रिवेंटिव मेडिकेशंस होती हैं वो इन जो सब इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, सो दैट ये बैक टू नॉर्मल आ जाए। तो ये एक सही तरीके से अगर ट्रीट करना है तो इनहेलर ही एक ट्रीटमेंट है इसका, जो सही है, इफ़ेक्टिव भी है और सेफ भी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक बीमारी एक क्रॉनिक डिजीज़ है। अगर देखा जाए तो बच्चों को शुरू होती हैं, और मे बी वो बच्चे जो हैं वो एडोलेसेंट तक और टीनेजर तक और मे बी अडल्ट एज तक उनको यूज़ करना पड़े इनहेलर। तो उस लेवल पे देखा जाए तो एक मेडिसिन जो इफ़ेक्टिव है और सेफ है, उसका यूज़ करना एक चैलेंज है। तो ये जो इनहेलर्स हैं वो इफ़ेक्टिवली लो डोज में अपना काम करते हैं, और इससे सेफ्टी भी है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं लॉन्ग टर्म यूज़ करने के मेडिसिन के। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये इनहेलर ही इनका ट्रीटमेंट है। तो हमने देखा जा कि अक्सर जो बातें कितने रंग की बातें, कभी ब्लू बातें, कभी लाल बातें, हाँ,
तो ये सब अलग अलग है कर हाँ। इस्तेमाल करल चला। यस, ट्रीटमेंट जो है, जो इसका इलाज है वो इन्हेलर से शुरू होता है। पहले सबसे पहले इनका डायग्नोज करना चाहिए, प्रॉपरली डायग्नोज, क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया, जैसे बताया कि सिम्टम्स जो हैं, अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री फिट हो रही है कि हाँ ये पॉसिबल है कि अस्थमा है, तो उससे हम उसका एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं। दूसरा ये है कि कई हिस्ट्रीज सही तरह फिट नहीं होती बीमारी में, तो उसमें कई दूसरी तरह के एडिशनल टेस्ट होते हैं जो हम कर सकते हैं टू डायग्नोज, और कंफर्म करना चाहिए डायग्नोसिस। जब एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, उसमें डायग्नोसिस के बारे में बोलना चाहूँगा थोड़ा सा कि जैसे मैंने बोला कि ये जो सिम्टम्स वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, कभी सुबह हो गया, कभी शाम को, रात को सिम्टम्स जो खांसी होना, ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। और दूसरा, अगर फैमिली हिस्ट्री है, कोई घर में पेरेंट्स हैं अस्थमैटिक हैं और दूसरे तरह के जो ट्रिगर्स नज़र आते हैं, तो उसमें हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर पेशेंट थोड़ा सा लेट्स से अगर 6 इयर्स के ऊपर का बच्चा है, तो हम उनको ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह के डिवाइस बोलते हैं पीक फ्लो मीटर। तो ये पीक फ्लो मीटर जो है, इससे हम इसका जो फ्लो है, जो एयर का फ्लो निकलता है लंग से, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि ये जो बीमारी है अस्थमा में, आदमी अंदर इन्हेलेशन जो है वो ठीक लेते हैं, पर जब वो बाहर निकालते हैं एक स्पीड से, तो उसमें बिकॉज ऑफ स्पैज़म की वजह से, तो उसकी पूरी हवा बाहर निकलती नहीं है, उस मतलब जकड़न रहती है अंदर। तो ये एक तरह का छोटा सा एक डिवाइस है जिसमें जो पेशेंट जो हम बोलते हैं कई बार अपना पर्सनल पीक फ्लो मीटर रख सकते हैं, और उसको वो अपने घर में यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि उनका जकड़न होती है या नहीं होती। इसका रीज़न, इसका एक तरीका होता है कि उनको बोलते हैं कि एक अच्छा सा सांस लें, लंबा सांस लें, उसके बाद उसको मुंह में लेके पूरी तरह से इसको ब्लो करें इसमें। तो इसमें एक पॉइंटर होता है जो मूव करता है। ये अब डिपेंड करता है कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से कोई उसको मूव कर सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे एक रीडिंग है, देखा जाए तो 100, 150, 200, 250। तो ये डिपेंड उसके ऊपर, उसकी रीडिंग को हम बोलते हैं कि 3 बार उसको रिकॉर्ड करके नोट करें। जब वो अपनी गुड हेल्थ में होंगे तो उनका शो हो सकता है कि लेट्स से इमेजिन, हम बोलते हैं किसी का 450 है रीडिंग उसकी नॉर्मल, जब वो नॉर्मल है। तो जब उनको सिम्टम्स आते हैं, तो इफ़ दे चेक अगेन, तो उनका जो है पॉसिबिलिटी हो जाएगा 250 हो गया। तो दे कैन मेजर कि उनका लंग्स जो है, फेफड़े जो हैं, काम ठीक नहीं कर रहे। तो ऐसे में ये एक तरह का ये जो है डायग्नोसिस कंफर्म करता है कि ये जो प्रॉब्लम है एक वेरिएबल है, ये जो कुछ टाइम ठीक रहती है, कुछ टाइम पे ये जकड़न आती है, फिर ठीक हो जाता है। तो ये एक तरह का वेरिएबल जो ऑब्स्ट्रक्शन है होंश में, ये इटसेल्फ कंफर्म दैट यू हैव अस्थमा। ओके, यानी एक मदद करेगा डायग्नोसिस करने के लिए। दूसरा टेस्ट वही जो इससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो बोलते हैं लंग फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री बोलते हैं। उसमें ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, वो एक मशीन में करते हैं, पेशेंट्स को बुला के हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं किस तरह से मशीन में ब्लो करना है, एंड देन एक मशीन कंप्यूटर के हिसाब से अपना एक एनालाइज करके देती है कि अगर इस पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन है, जो उनके एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है या नहीं हो रही। और दूसरा है कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसे जैसे बोला कि ये ऑब्स्ट्रक्शन रिवर्सिबल है। अस्थमा में एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि अब जकड़न होती है, और जब हम उनको देते हैं वो जो साल्बुटामोल बोलते हैं, वेंट्रोलिन ज़्यादातर लोगों को जानकारी है, अगर वो इन्हेलर देते हैं तो उसके बाद फिर से हम सेम टेस्ट करें, तो ये उससे इम्प्रूवमेंट होता है उसका। लेट्स से किसी एक आदमी का 250 हुआ था, उसको हमने साल्बुटामोल दिया और उसके बाद फिर से हम उसका टेस्ट किया, तो वो 250 से 300 हो जाएगा और 350 हो जाएगा। तो ये एक तरह का रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन है, वो एक तरह का कंफर्मेशन होता है कि ये अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में ये जो इन्हेलर्स हैं, उनका रोल 2 तरह से इस्टेब्लिश हुआ है। एक तो है रिलीवर ड्रग्स। रिलीवर जैसे एकदम से किसी पेशेंट को सिम्टम्स आ गए, राहत दिलाना इमीडिएटली साइंस से। ओके, तो वो आते हैं ब्लू कलर के,
ये एक तरह के स्टैंडर्डाइज किया हुआ है पूरे वर्ल्ड में ट्रीटमेंट को, कि ताकि कन्फ्यूजन ना रहे पेशेंट्स में। इट्स इजी कि उनको पता है कि कौन सा इनहेलर, कलर का इनहेलर कब लेना है और दूसरा इनहेलर कब लेना है। तो ब्लू कलर के जो इनहेलर्स हैं वो सैल्बुटामोल, वेंटोलिन करके नाम से जाने जाते हैं। तो उनका रोल होता है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना। उससे एकदम से पेशेंट को लगता है कि मुझे हाँ सांस ठीक लग रहा है, ओके। लेकिन उनका रोल उतना ही है। अगर हम वही यूज़ करेंगे तो कुछ घंटों बाद वो जो मसल्स हैं अंदर जो जकड़न है फिर से वापस आ जाएगी। ऐसे होता है बहुत टाइम। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि जब मुझे प्रॉब्लम होता है मैं ले लेता हूँ और उसके बाद मे बी एक दिन ठीक रहा हूँ, दूसरे दिन फिर से मुझे लेना पड़ता है। तो केवल कुछ समय तक इसका रोल है, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, उसमें क्विक रिलीफ आता है और उसका रोल ख़त्म हो जाता है। तो जो प्रॉब्लम अस्थमा में है उसमें है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। जब तक हम इस इन्फ्लामेशन को ठीक नहीं करेंगे तो ये स्पाज़म जो है वापस आता रहेगा, मे बी कुछ घंटों बाद और या एक दिन बाद या 2 दिन बाद, या ये आता रहेगा। तो वो रिलीवर मेडिकेशन का रोल सिर्फ राहत है, वो डिजीज़ को नहीं देखती हैं। तो उसके लिए दूसरी तरह के इनहेलर्स बोलते हैं, जैसे आपने बोला रेड कलर के इनहेलर्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्टीरॉयड्स इनहेलर्स होते हैं उनके। बेक्लोमिथाजोन हो गया, बुडिसिनाइड हो गया, और ये जो फ्लूटिकाजोन, डिफरेंट ड्रग्स हैं, बट उनका ज़्यादातर कलर जो है रेड कलर के इनहेलर्स होते हैं, ताकि उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। इनको बोलते हैं हम प्रिवेंटिव मेडिकेशन, ये प्रिवेंशन के लिए हैं। अस्थमा जो है एक डिजीज़ जो है क्रॉनिक है, इसका अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज, मतलब उसका एरेडिकेशन नहीं है, बट ट्रीटमेंट पूरा है उसका। आज के दौर में कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट जो इतना इफ़ेक्टिव है कि पीपल लिव, जो भी अस्थमा से पीड़ित हैं, दे लिव देयर लाइफ एब्सोल्युटली नॉर्मल, प्रोवाइडर के दे टेक मेडिसिन, अपनी दवाइयाँ ठीक तरह से लें। तो ये जो रेड कलर के जो इनहेलर्स आते हैं, उनका रोल जो है इन्फ्लामेशन को कम करना, वो जो बहुत सारी म्यूकस प्रोडक्शन होती है, अंदर सिक्रेशंस होती हैं, उनको कम करना, ताकि ये जो अंदर की जो ट्यूब है वो पूरी तरह से फंक्शन करे आराम से। और वही एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। एंड जैसे ही पेशेंट ये इनहेलर्स रेगुलरली यूज़ करना शुरू करते हैं, इन्फ्लामेशन कम होता है, तो ये जो स्पैज़म जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैनी टाइम्स पेशेंट्स बोलते हैं कि हाँ मुझे अब वेंटोलिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो जब वो बोलते हैं कि वेंटोलिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसका मतलब है कि डिजीज़ जो है अंडर कंट्रोल है, और उससे वो दे कैन लिव देयर नॉर्मल लाइफ। तो उनको हम ये एक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि ये जो इनहेलर प्रिवेंटिव है, दे हैव टू, उनको रोज़ाना लेना चाहिए, सुबह शाम, जैसे डॉक्टर ने बोला है, डोजेज जैसे प्रिस्क्राइब की हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये एक तरह की सेम प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई, जिसमें हम रोज़ पेशेंट को बोलते हैं कि दवाइयाँ लेना है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अंदर की बॉडी में शुगर कितना है, कम है या नहीं है। जितनी देर वो दवाई लेते रहेंगे उनका सब कंट्रोल रहेगा। सेम ये एक अस्थमा की प्रॉब्लम है, एक क्रॉनिक डिजीज़ है, और इसमें एक प्रिवेंटिव मेडिकेशन रोज़ाना लेना पड़ता है। आप ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, आपको ये इनहेलर ज़रूर लेना चाहिए। और जो ब्लू इनहेलर जो है राहत के लिए, वो जब आपको ज़रूरत पड़े इन बिटवीन, क्योंकि जैसे ये एक डिज़ीज़ आपको बोला कि ये डिज़ीज़ क्रॉनिक है और ये बहुत सारे ट्रिगर्स फैक्टर्स हैं। एक आदमी बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, लेकिन अगर मौसम ख़राब हो गया, जैसे लेट्स से कि सम पीपल आर लाइक एलर्जिक टू ह्यूमिडिटी, और कभी पोल्यूशन बहुत हो गया, कहीं जगह पे एक्सपोजर आ गया उनको, और वायरल डिजीज़ हो गई, ड्यूरिंग चेंज ऑफ सीजन होता है, तो उनको ये डिजीज़ के सिम्टम्स फिर से आ सकते हैं। तो ऐसे में वो जो इनहेलर, जो दूसरा इनहेलर है, वो लेना ज़रूरी है उसके लिए। बिल्कुल। डॉक्टर जी, हम ऐजा पर ही दिखते हैं कि समय की थोड़ा कमी बातें, लेकिन फिर भी आपसे ये जाने खुश थी, जैसे अभी के समय में हमने कोविड के दौर से गुजरत हैं, जहाँ ये भी प्रभावित करेला हमनी के लंग्स के, लेकिन जेकरा आस्थमा बाते ओकरा जस्ती खतरा होई सकी। यस, डेफिनेटली। ये जो अभी कोविड का टाइम 2 साल से चल रहा है, तो इसमें काफ़ी हमारा देखा जाए तो सारी एसोसिएशन जो हैं, रेस्पिरेटरी एसोसिएशन, उन्होंने काफ़ी एक तरह से अवेयरनेस किया लोगों को कि अस्थमा जो है
आपको पता है कि कोविड डायरेक्टली इफेक्ट करता है लंग्स में, फेफड़ों को इफेक्ट करता है। तो अस्थमा और जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, लंग डिजीज जैसे COPD हैं, इनके पेशेंट्स को काफ़ी एक तरह की चिंता भी थी कि एग्जैक्टली कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बात सच भी है कि अगर आपका अस्थमा कंट्रोल नहीं है या डायग्नोज नहीं हुआ है तो आपको चांसेस हैं कोविड ज़्यादा सवियर होने के। बट उस तरह से जिस तरह से हमने देखा पूरे 2 साल में, जो लोगों का अस्थमा डायग्नोसिस प्रॉपर हुआ है और जिनको डायग्नोसिस और जो दवाइयाँ ले रहे हैं अपनी ठीक तरह से बिल्कुल ठीक रहे हैं और ज़्यादा प्रिवेंशन किया है, अपना ज़्यादा परहेज किया है, वो ठीक भी रहे हैं ड्यूरिंग कोविड के टाइम। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक मैसेज समझ आ रहा है कि अगर आपको अस्थमा है तो आप अपना प्रिकॉशंस लें, जो सैनिटरी कंट्रोल बोलते हैं, मास्क पहने, हाथ साफ़ करें, और जहाँ पे सोशल बहुत क्राउडेड है वहाँ पे ना जाएं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ना जाएं, और अपना जो इनहेलर जो है रेगुलरली लेते रहें, अपनी डिजीज़ को कंट्रोल रखें। अगर आपका अस्थमा कंट्रोल है तो आपको कोविड से होगा भी तो आप आराम से निकल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका अस्थमा कंट्रोल होना चाहिए। अगर अस्थमा कंट्रोल नहीं है तो अगर आपको कोविड होता है तो उसका जो ज़्यादा असर होगा और उसमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है। हमने भेजा परी आपसे और ही बहुत कुछ जाने खुजती सा, लेकिन समय बहुते कम बातें, लगभग ई कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं जा। लेकिन आप से हम ई मांग करती कि आप खासकर जो न गर्भवती महिला लोग हमन जा वो लोग के या फिर लड़का लोग के कौन तरह के संदेश देवे खोजबा ई दिवस के अवसर पर। देखा जाए तो हमें पता है कि अस्थमा जैसे एक यंग एज की प्रॉब्लम है, तो उसमें जो वुमेन्स हैं वो जो रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा हैं, तो अस्थमेटिक पेशेंट्स जो हैं वो अपना एज बोला कि ना अपनी लाइफ नॉर्मल है, तो व्हेन दे गेट मैरिड तो प्रेगनेंसी में उनका नॉर्मली तो ठीक रहता है। बेसिकली ये देखना चाहिए कि अस्थमा जो है किसी को प्रेगनेंसी से पहले है और उसका कंट्रोल कैसे चलता है। उनको जो अगर एक फीमेल है उसको पता है कि मेरा अस्थमा है, तो वो एक प्लानिंग करने जा रही है अपनी फैमिली के लिए, तो उसको मेक श्योर करना चाहिए कि अपना उसका अस्थमा जो है रेस्ट कंट्रोल रहे। वो इनहेलर्स ले रही हैं रेगुलरली, नहीं ले रही हैं रेगुलर। दूसरी बात ये है कि कई बार होता है कि अस्थमा कंट्रोल होता है, वो दवाइयाँ नहीं ले रहे होते हैं पर वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम देखा है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स फिर से शुरू हो जाते हैं अस्थमा के। तो उसमें ऐसा घबराने वाली बात नहीं है ज़्यादा। उसका मेन फिर से एक तरह से कंट्रोल डालना चाहिए। यही बात ज़रूरी है कि बताना चाहिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड हिस्ट्री अस्थमेटिक है, तो गायनेकोलॉजिस्ट भी उनको एडवाइस दे सकते हैं कि अपना अस्थमा का ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई बार ये मिथ देखा गया है कि लोग सोचते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो इनहेलर नहीं ले सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अस्थमा के जो इनहेलर्स हैं प्रिवेंटिव, जैसे मैंने बोला है, ऑल्दो स्टीरॉयड्स हैं बट प्रिवेंटिव हैं, और ये जो लोकली इफेक्ट करते हैं, ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग में। इसका रादर रोल वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका अस्थमा कंट्रोल रहना चाहिए। अगर आपका अस्थमा कंट्रोल रहेगा, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चलेगी और आपकी डिलीवरी भी ठीक हो जाएगी, और इमीडिएटली कोई इसमें बच्चे को कोई इसमें नुकसान नहीं होगा उसमें। पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपका अस्थमा कंट्रोल होना चाहिए। अगर नहीं है तो एवरी लाइक अदर प्रॉब्लम यू विल गेट प्रॉब्लम विद अस्थमा एंड प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर कुमार जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवजा ये सब विस्तार से जानकारी दे खातिर। थैंक यू। जी हाँ, आज जैसे हमने दमे की बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जा, और हमने के काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होल, और डॉक्टर जी जैसे बोलन कि आप लोग के चाहेला सावधानी बरते के और इलाज जोन बातें समय पर करे के। अगर डॉक्टर के देवल गल निर्देश पर आप लोग ध्यान दे बजा तो आप लोग ई बीमारी के सकबजा नियंत्रण में रखे। तो यही उम्मीद करते हैं जा कि आप लोग के काफ़ी लाभ प्राप्त होल आज के कार्यक्रम के जरिए। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हैजे परी हमने एक विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा टीम के आज्ञा देवब जा। नमस्ते।